आज हम शुक्र की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। धर्म को सामाजिक व्यवस्था का आधार मानते हुए शुक्र ने विचार व्यक्त किया है कि जिस राज्य में सामाजिक जीवन और जनता का व्यवहार धर्म से निर्मित और नियंत्रित होता है, वहाँ सुख और समृद्धि का विस्तार होता है। शुक्र ने मनु की तरह वर्ण व्यवस्था का भी विस्तार से विचन तो नहीं किया है, किंतु उसने भी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को मान्यता दी है। वर्ण व्यवस्था के संबंध में शुक्र का दृष्टिकोण मनु से कुछ भिन्न है। मनु ने वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म को ही माना है, किंतु शुक्र का विचार है कि मूलतः वर्ण का आधार जन्म होते हुए भी कर्म के आधार पर किसी विशेष वर्ण की संस्था प्राप्त की जा सकती है। शुक्र का दृष्टिकोण व्यवहारिक कामों से प्रेरित है। उसका मत है कि यदि किसी वर्ण के सदस्य द्वारा भरण पोषण के लिए अपने वर्ण के लिए निश्चित प्रतिशत हटकर कोई रीति अपनाई जाए तो उसे निंदनीय नहीं समझा जाना चाहिए। शुक्र ने संबंध में केवल निर्देश दिया है कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य वर्ण द्वारा भिक्षा मांगकर जीविका चलाना उचित नहीं है। वर्ण व्यवस्था के समय में शुक्र का दृष्टिकोण उस काल में कठोर से समझता भिन्न था और इस पर निश्चित रूप से प्रगतिशील दृष्टिकोण का सूचक है तथा आधुनिक विचारधारा से मेल खाता है। शुक्र के अनुसार ब्राह्मण के गुण है ज्ञान, कर्म की श्रेष्ठता तथा देवता आदि की उपासना में तत्परता, यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन व अध्यापन करना, दान लेना ब्राह्मणों के उपयुक्त कर्म है। यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन व अध्यापन करना, दान लेना ब्राह्मणों के उपयुक्त कर्म है। क्षत्रिय को लोक की रक्षा में समर्थ, शूरवीर पराक्रमी होना चाहिए। क्षत्रिय कर्म में दुष्टों का दमन और राज तथा भले व्यक्तियों की रक्षा करना, देश की रक्षा करना। उन्हें अधिकार है कि वे अपने इस कार्य के प्रतिफल में जनता से कर के रूप में अपना अंश ग्रहण करें। ब्राह्मणों के लिए क्रम से ब्रह्मचर्य, गृह, पानप्रसन आचार आश्रम है। शुक्र के अनुसार उन्हें छोड़कर तीन वर्णों के 3 आश्रम होते हैं, उनके सन्यास आश्रम की व्यवस्था नहीं है। शुक्र के अभिमत से महिला को सत्ता नहीं दी जाए, उनके लिए उपयुक्त कार्यशील घर पर ही है। शूद्र और स्त्री अपने स्वामी के आगे बिना देव पूजा न करे। स्त्री और शूद्र के लिए धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का एक बात उपाय स्वामी की सेवा करना ही है, परंतु पुरुष को स्त्री की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। शुक्र की सामाजिक व्यवस्था निम्न बातों की दृष्टि से मनु की सामाजिक व्यवस्था की तुलना में प्रगतिशील और उच्च समझी जा सकती है। पहला, शुक्र नीति में इस बात के संकेत मिलते हैं कि वर्ण व्यवस्था अधिकांशतः अंशों में जन्म पर आधारित है, लेकिन कुछ सीमा तक ये जीविका की दृष्टि से समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच श्रम विभाजन की विवेक सम्मत योजना है। इस प्रकार उसने जन्म के साथ साथ कर्म को भी वर्ण व्यवस्था का आधार माना है और मनु की तुलना में प्रगतिशील स्थिति है। दूसरा, शुक्र ने वर्ण व्यवस्था को अपनाते हुए ब्राह्मण वर्ग की अति श्रेष्ठता और शुद्ध प्रतिहीनता, अपमान और भेदभाव का चरम दृष्टिकोण नहीं अपनाया है, जैसा दृष्टिकोण मनु अपनाते हैं। शुक्र ने शूद्र वर्ण के प्रति अमानवीय व्यवहार की स्थिति को नहीं अपनाया है। इस प्रकार मनु की समाज व्यवस्था में वर्णों की उच्चता और निम्नता के विचार पर अधिक बल नहीं दिया गया है। फिर हमारा आता है दूध व्यवस्था के संबंध में। दूध व्यवस्था के संबंध में शुक्र ने क्या कहा कि दूध के पद पर नियुक्ति के लिए कुछ योग्यता निर्धारित की है। अच्छी स्मरण शक्ति वाला, दीर्घकाल की अनुभव, कर्तव्यों का जानने वाला, संधि विग्रह आदि का विचार करने में समर्थ, वाक चातुर्य, निर्भीकता आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था के संबंध में भी क्या कहा है शुक्र ने, इस बात में बल दिया कि गुप्तचरों को अपने कार्य में बहुत अधिक दक्ष होना चाहिए। उनमें मित्र और शत्रु राजाओं तथा अपने राज्य की जनता के मनोभावों को जानने की क्षमता होनी चाहिए। सभी विषयों के संबंध में यथा जानकारी प्राप्त कर सत्यवादिता के साथ राजा को समस्त सत्य प्रदान करना गुप्तचरों का सबसे प्रमुख कार्य है। शुक्र राजा को निर्देश देता है कि वे गुप्तचर की प्रकटता को रूप से जांच करें तथा उनके प्रतिवेदन की यथार्थता का निरंतर परीक्षण करता है। इसके साथ ही राजा द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ सुनिश्चित की जानी चाहिए जिसमें गुप्तचर स्वतंत्र रूप से निर्भयता के साथ कार्य कर सके। आंतरिक और विदेशी सभी संभव दबावों से गुप्तचर की रक्षा की जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है सैन्य बल कि सेना के बिना न तो राज्य हो सकता है और न धन संग्रह किया जा सकता है या कोई पराक्रम दिखाया जा सकता है। इससे सेना
के दो भेद बताए, पैदल और सवार। अपने पैरों पर चले हुए स्वयं सेना और जो किसी सवारी पर चले हुए अन्य गमा सेना होती है। इनमें से प्रत्येक 3 प्रकार की होती है, देवी, आसुरी और मानवी। इनमें मानवी से आसुरी और आसुरी से देवी सेना बलवती होती है। सेना का सुनिश्चित प्रशिक्षित होना आवश्यक है। ऐसी सेना ही शत्रु को पराजित कर सकती है। इसके अतिरिक्त जिस सेना में थोड़ी सी भी फूट पड़ जाए वह सेना विजय प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए कायर मनुष्य को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। सेना के पद पर शूद्र का ऐसा विचार था। और युद्ध के संबंध में क्या विचार था कि अंतिम फिक्र के रूप में अपनाया जाना चाहिए। थैंक्स।